नमस्कार विद्यार्थियों आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका लेसन है भारत की खोज नामक पुस्तक से। ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है, तो आप कर्मानुसार तीनों भागों को देख लेवें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि स्कूल की बातें ही आपका सिलेबस पूरा हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कि बिल्कुल एक क्लास की बातें आपका सिलेबस कंप्लीट हो। आप YouTube पे और भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपका कंप्लीट सिलेबस डाला है आपको और नहीं मिलने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अपना प्यार देते रहिए और अपना सिलेबस आराम से करते रहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं भाग नंबर 1। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा से मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़। कहाँ पे मिले हैं? पश्चिम में काठियावाड़। पश्चिम है तो पश्चिम में काठियावाड़ में मिले हैं, और अम्बाला पंजाब में मिले हैं, क्योंकि पहले अम्बाला पंजाब का ही हिस्सा था, अब हरियाणा में है। ये विश्वास किया जाता है कि सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे भी कहीं अधिक है। अब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यानी सभी धर्मों को एक समान रूप से माना जाता था, एक समान दृष्टि से देखा जाता था। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद में सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया है। तो भाई इसने कहाँ कहाँ संबंध स्थापित किया है? सिंधु घाटी ने फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं से ना अपना संबंध है वो स्थापित किया है, और व्यापार भी किया है। तो कहाँ कहाँ व्यापार किया है भाई? फारस से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से हमने क्या किया? व्यापार भी किया है। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था
नागर मीन्स भाई नगरीय सभ्यता, और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन आए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6000 पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देख करके अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें, देखिए ये वहाँ पे विशाल स्नानागार, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महान स्नानागार है ये, देखिए इसमें है ना नहाने के लिए ये एक बड़ा तालाब है। इसमें जो किनारों पे है ना अलग से स्नान के लिए स्नानागार भी बने हुए हैं। चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन भी की याद दिलाता है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत अपनी कहानी की इस भौर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से परिचित नहीं है, उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया है, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, कहने का भाव ये एक पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। इसमें हर चीज़ एक अनुशासित ढंग से, सुनियोजित ढंग से विस्थापित की गई थी और ये सभ्यता काफ़ी पुरानी है, लेकिन हमारी संस्कृति से मेल खाती है। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह अलग अलग हैं, यानी इनमें फासला भी बहुत है, लेकिन फिर भी इनका तालमेल एक जैसा है। इनका रहन सहन, संस्कृति, जो चिन्ह मिले हैं एक समान ही मिले हैं। आइए इसके बाद देखते हैं आर्यों का भारत में आगमन। आर्यों का आना, सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यानी आर्यों के बारे में ठीक से हम नहीं जानते हैं। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में हमें सटीक पता नहीं है, लेकिन हम उन्हें भारत के मूल निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अचानक किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। यानी सिंधु घाटी का जो है अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कोई लेख नहीं मिलता है। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा कर ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों में रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तरह तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूरन
होकर के पुरानी नींवों की पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिली जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि तह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराना समय में पुराने समय में बहुत समृद्ध एवं उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान हो गया है। यानी सिंधु नदी के बहाव के कारण, कटाव के कारण मकान कटते गए और लोग ऊंचे स्थान पर जाकर के बसते गए। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर ही पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छा करके उन्हें ढक लिया है, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा है, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे हैं और समय के साथ खंड खंड हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, टूट करके बिखर गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता, इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। यानी ज़्यादा लोग कृषि पर ही जीवन आधारित रखते थे, लेकिन कुछ कुछ नगरीय सभ्यताएं भी थी। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नव आगंतुकों ने दिया होगा। नव आगंतुक होते नए आने वाले मेहमान जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों, घुलती मिलती गई हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं और बाद के युग में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला, फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। तो विद्यार्थियों, इसमें देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि आर्य भारत में कैसे आए, पश्चिमोत्तर से आए या किधर से आए, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो भारत के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सही प्रमाण या सबूत नहीं है। संभवतः वे बाहर से भी आए होंगे। अब बात करते हैं हम प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण जो हमें मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। देखिए, वेद सबसे पुरानी रचना है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्मग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। वस्तुतः
यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल को के विचारों को लेकर के आए थे जिससे ईरान की अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पलवन किया था, लालन पालन किया था। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। अवेस्ता धार्मिक पुस्तक है भाई। कहा जाता है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट हैं करीब हैं। आइए पढ़ते हैं हम वेदों के बारे में। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्मग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। तो देखिए क्वेश्चन है, वेद की उत्पत्ति भाई, वेद की उत्पत्ति जो है विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। ए आंसर आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है ये। अतः वेद का सीधा सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर हैं। वैदिक युग में के आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंगता रही थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलोकवादी होगी वह हजारों वर्ष बनी रह सकती है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकर के ग्रहण करने लगे और साहित्य और दर्शन कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। विशिष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ, छुआछात यानी अछूत जिसको जो न छूने योग्य हो, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है, यानी जातियों का जो विभाजन है यहीं से हुआ। क्योंकि पहले हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही वर्ग होते थे, जातियां नहीं होती थी, वर्ग होते थे। और चारों वर्गों के आपस में काम बटे हुए थे। ब्राह्मण पुरोहिताई का काम करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और क्षत्रिय रण में युद्ध करते थे और शूद्र उनकी सब तीनों वर्गों की सेवा करते थे। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव के मन के लिए कारागृह बन गई, एक जेल के समान हो गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों ने चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उनका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों
का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। ये हमने बात करी वेदों की। अब बात करते हैं उपनिषदों की। भाई उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एकदम और आगे ले जाते हैं, और यह एक कदम आगे ले जाते हैं, और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की खोज, यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद भी है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, और सारे दृष्टिकोणों का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समझन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को शक्ति से निरुत्साहित किया गया। निरुत्साहित होता है उत्साह तोड़ना, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। तो उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है बेटा सच्चाई पर बल देना। ठीक है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। तो प्रार्थना में क्या किया गया है? उपनिषदों की प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, यानी अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मृत्यु माँ मृत्य, मृत्यु से मुझे अमृतों की तरफ ले चलो। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने लगा है। इततरीय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरवैती चरवैती, हे यात्री इसीलिए चलते रहो चलते रहो। तो ये हमने उपनिषदों के बारे में पढ़ा बेटा। अब भी हम पढ़ते हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। भाई कोई व्यक्ति किस तरह से उनको देखता है, उसे क्या लाभ होता है और क्या क्या हानियाँ होती हैं, आइए देखते हैं। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्म उत्पीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है।
बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा जा सकता, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोणों का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह से कम किया जाए, यह समझन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को शक्ति से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। ये पढ़ा लिया था भाई पैरा हमने, हम यहाँ पर पहुँच गए थे, ये डबल आ गया भाई पैरा। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों से को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापारिक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट दे करके उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर ध्यान कम दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उनके प्रति कोई दायित्व का बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया था कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद और अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति पर का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति से बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। तो ये हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का प्रचलन बाद में हुआ। बाकी पढ़ेंगे अगले हिस्से में, तो बने रहिए आप मेरे साथ संपूर्ण सिलेबस करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों। आशा है आपको समझ में आ